जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस की सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और साथ ही इस अध्याय से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम लोग किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है एवं इसके कुछ उदाहरणों के बारे में। दूसरे में हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है एवं इसके कुछ उदाहरणों के बारे में। साथ ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड कुछ समीकरणों के बारे में भी चर्चा करेंगे और लोहे पर जंग क्यों लगता है एवं क्रिस्टलीकरण क्या होता है इसके बारे में इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब मन में यह प्रश्न उठता है कि भौतिक गुण क्या होते हैं। किसी पदार्थ के आकार, अमाप यानी साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। इसका हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो जब माता जी रोटी को बेलती थी तो उस समय हम लोग उसको गोला कर करके और उसे चिड़िया बना देते थे। तो वह क्या करते थे, उसके आकार में हम लोग परिवर्तन ला देते थे। तो वह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। साथ ही जब आप किसी लकड़ी को देखते होंगे जो बड़ा है, उसको आप लोग छोटे छोटे काट देते होंगे, या फिर कागज़ के टुकड़े जो बड़े होते हैं उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तो वह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। साथ ही अब हम लोग समझते हैं कि रंग में परिवर्तन। जैसे आप किसी लोहे को लीजिएगा और उसको गर्म कीजिएगा तो वह लाल दिखने लगता है, तो वह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब आप किसी मोमबत्ती को पिघलाइएगा तो उसके अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, वह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। या फिर जब आप जल को ठंडा कीजिएगा तो वह बर्फ़ बन जाता है, तो वह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। साथ ही इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे अगर आप किसी जैसे जल को ठंडा कीजिएगा तो वह बर्फ़ बन जाएगा, फिर उसको गर्म कीजिएगा तो वह जल बन जाएगा, फिर उसको ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो वह भाप बन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, संघनित होकर बादल बनेगा, फिर वह बारिश के रूप में धरती पर गिरेगा। लेकिन यह प्रोसेस चल रहा है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है और यह परिवर्तन उत्क्रमणीय हो रहा है, यानी रिवर्सिबल हो रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना। साथ ही अगर दूध है उसमें हम लोग जोरन डाल देते हैं तो दही बनना, या फिर जो फल है उसको छोड़ देने पर वह काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है
कि रासायनिक परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है, यानी यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। साथ ही इससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ समीकरणों को समझते हैं। मैग्नीशियम को यदि आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। इसका आप लोग रासायनिक समीकरण एवं सूत्र देख सकते हैं। यानी मैग्नीशियम के आप फीता लीजिएगा और उसे साफ कर लीजिएगा और उसे ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन कराइएगा तो एक श्वेत प्रकाश निकलते हैं। उस प्रकाश को आप यदि लंबे समय तक देखिएगा तो आपकी आँख भी खराब हो सकते हैं। इसे सावधानी बरता जाता है। साथ ही आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि जल से अभिक्रिया कराइएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इसका आप लोग रासायनिक समीकरण एवं सूत्र देख सकते हैं। साथ ही कॉपर सल्फेट के विलयन जो नीले रंग के होते हैं उसका आयरन यानी लोहा से अभिक्रिया कराने पर आयरन सल्फेट बनते हैं, यानी आयरन सल्फेट जो हरे रंग के होते हैं और साथ ही कॉपर निकलते हैं। और साथ ही एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, जिसका आप लोग रासायनिक समीकरण एवं सूत्र देख सकते हैं। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ ही जल बनते हैं। यानी जब आप चूने का पानी को लीजिएगा और उसमें पाइप डाल करके उसमें आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें छोड़िएगा तो वो जो पानी है वो दूधिया रंग के हो जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि लोहा में आखिर जंग क्यों लगता है। लोहा एक क्रियाशील धातु है। जब लोहा वायुमंडल में जो नमी रहता है उसमें जल और साथ ही ऑक्सीजन को लेकर के जो लोहा है वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसका आप लोग रासायनिक समीकरण एवं सूत्र देख सकते हैं। यानी लोहा जब जल और ऑक्सीजन के उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण लोहा में जंग लगता है। इसको बचाने के लिए एक विधि आता है जिसे यशब लेपन कहा जाता है। उस विधि में जिंक के परत को लोहे पर चढ़ा दिया जाता है। साथ ही आप लोहे को जंग से बचाने के लिए आप उस पर ग्रीस भी लगा सकते हैं, जिससे लोहा सुरक्षित रहता है। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग स्वयं पढ़ें। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। आप एक बीकर लीजिए और उसमें जल लीजिए और उसमें तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें मिला दीजिए और उसको गर्म कीजिए और गर्म करते हुए उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण को उसमें डालिए और कुछ समय बाद जब विलयन ठंडा हो जाए और स्थिर हो जाए तो आप लोग उसके पेनी में देखिएगा तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो आप लोग इस अध्याय के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। तो चलिए इस अध्याय से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपसे पूछते हैं। आप भी इसका उत्तर साथ साथ दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, तो आप लोग बताएं कि फोटोसिंथेसिस भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो वह एक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। आप लोग बताएं कि कागज़ से नाव बनाना कौन से परिवर्तन है। तो वह एक भौतिक परिवर्तन है। साथ ही आप लोग रासायनिक समीकरण के आधार पर जो भी हम आपको समीकरण बताए हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें और साथ ही यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें और यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए, अब छठ आने वाला है, क्यों ना
हम लोग छठ के धार्मिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्वों के बारे में जानें एवं छठ क्यों मनाया जाता है। इसके आधार पर हम लोग कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में कल के वीडियो में बात करेंगे। तो कल शाम 8 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। जय हिंद।